बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने लास्ट टाइम नेटवर्क थ्योरम जो हमारे थे कॉम्प्लेक्स नेटवर्क थ्योरम जो है वो हमने पढ़ना शुरू किए थे। उसमें हम लोगों ने सर्किट थ्योरम देखे थे, उसकी कन्वर्जन देखी थी, डीसी वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स को आपस में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, और सबसे आखिर में हमने सुपरपोजिशन थ्योरम किया था। ठीक है, आज इंशाल्लाह हमारा जो टारगेट है, हम इंशाल्लाह थेवेनिन थ्योरम को करेंगे। तो सुपरपोजिशन थ्योरम में क्या ये जो करंट सोर्सेज के आपस में कन्वर्जन में किसी को कोई इशू तो नहीं है बेटा? सर वो जो आपने मतलब परसों हमने जो पहला मेडिकल किया था उसमें जी जी। आपने जो R2 फाइंड करने के लिए R3 डिवाइडेड बाय R2 प्लस R3 मल्टीप्लाई बाय IT किया है। और पहले आपने R23 और R1 मतलब IT फाइंड करने के लिए R23 पैरेलल थे, पहले वो फाइंड किया, फिर वो R1 से सीरीज में थे वो फाइंड करके। तो सर मैं कहना चाह रहा हूँ जब हमने I2 फाइंड किया तो R2 और R13 क्यों नहीं किया? मैं बुक पे ले आता हूँ पहला न्यूमेरिकल, जो फर्स्ट हमने एग्जांपल देखी थी। यस सर। ओके। जनाब, ये आप इसकी बात कर रहे हैं ना? इसी एग्जांपल की बात कर रहे हैं? सर कौन सी? ये फर्स्ट वाले, ये जो है वो है। हाँ, ये फर्स्ट कल वाली आगे वही है ना? सर यहाँ पे स्क्रीन पे आपका आप शो हो रही है। ओके, मेरी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही अभी तक? नो सर। जी, ये वाला न्यूमेरिकल आप कह रहे थे? यस सर, ये प्रॉब्लम नंबर, यस सर। सर इसमें जब हमने VS1 में यूजिंग VS1 हमने I2 जब फाइंड किया था तो तब हमने R3 और R2 प्लस R3 मल्टीप्लाई बाय IT किया था। लेकिन ऊपर जब हमने मैं कहना चाह रहा हूँ मैं कि सर बताता हूँ, मेरी बात सुन लो। जब हमने VS1 के साथ किया ना, तो VS2 की जगह लग गया शॉर्ट सर्किट, जो यस आपके सर। सामने नजर आ रहा यस है। सर। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने क्या किया? उसके बाद आप लोगों ने R2 R3 एक दूसरे के पैरेलल कंसिडर कर ली। क्यों? क्योंकि उनके दोनों एंड आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड थे। एक एंड यस सर। ये वाला, और दूसरा एंड यहाँ से ये डायरेक्ट कनेक्ट है। ठीक है, यस सर। अब ये दोनों एंड आपस में जब पैरेलल जब डायरेक्ट कनेक्ट हो गए, तो R3 R2 के पैरेलल में आ गई। जब ये दोनों पैरेलल सोल्व हुए, R1 उसके सीरीज में आ गई। ये बात क्लियर हुई? यस सर। अच्छा, अब जब हम यही काम VS2 के लिए करते हैं। सर मेरा क्वेश्चन VS1 के लिए ऐसा ही है कि जब हमने I2 फाइंड किया है तो जी जी। R3 और R2 प्लस R3 क्यों किया? R13 या R1 क्यों नहीं किया? क्योंकि करंट तो सर R1 से होके आगे R2 अच्छा, में जा रहा अब यहाँ से करंट आई, ये यहाँ तक करंट IT थी। है। यस ठीक है, सर। अब IT दो रास्तों में डिवाइड हुई है, I2 में और I3 में। यस ठीक है, सर। जिन दो रास्तों में डिवाइड हो रही है, करंट डिवीजन रूल तो उन्हीं दो पे लगेगा ना? सर करंट आ तो R1 से रहा ना, तो फिर बेटा, हमने R1 के लिए ऐसे नहीं फाइंड करेंगे करंट I2। डिवीजन तो दो रास्ते, देखो यहाँ से दो, ये मैं दो पाथ बना रहा हूँ, दो करंट आई। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि अब ये 2 एम्पेयर करंट आ रही थी, 1 एम्पेयर करंट इधर जाएगी, 1 एम्पेयर करंट इधर आएगी, अगर दोनों बराबर हुई तो। बात क्लियर? यस सर। तो तो इसका मतलब ये हुआ, करंट डिवीजन रूल इन दो रेजिस्टेंसेस पे लगेगी। ये शॉर्ट है,
तो सर जो आपने सेकंड न्यूमेरिकल कराया था उसके केस 2 में आपने जो बाई टू फाइंड किया था उसमें करंट R3 से होके R1 और R2 में डिवाइड हो रहा था, उसमें उसमें आपने ज्यादा। R2। अच्छा, इसका एक काम करते हैं, एक न्यूमेरिकल छोटा सा और कर लेते हैं जिसमें यानी आपको उसी दिन की तरह का एक सिनेरियो नजर आ जाए, ताकि वो पॉइंट भी आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, मैं इसी तरह का एक न्यूमेरिकल बना रहा हूँ। R1, R2, R3, R4, ओके, और R5। उस दिन टाइम ज़्यादा हो गया था आई थिंक, तो यस हम सर। लोगों ने दरमियान में छोड़ दिया था। यस सर। न्यूमेरिकल यही था ना? यस सर। सर इसके केस 2 में आपने ना I2 फाइंड करने के लिए। मैं जल्दी से इसको करता हूँ। 10 वोल्ट ये था, 5 वोल्ट ये था, और कितना 15 वोल्ट ये था। ये 5 था, आगे वाला 20 है। लो, ये ये 20 था, 20 ये 20 वोल्ट हो गए। अब इसको हमने 1 के लिख लिया, ये 2 के आ गया, ये 3 के आ गया, 4 के और 5 के। ठीक है, केस 1 सर था। जो 5, सर एक 5। मैं जल्दी से बेटा जल्दी से कर रहा हूँ, ताकि हम लोग सारा न्यूमेरिकल एक दोबारा से देख लें। ठीक है, केस 1 में हमने कहा था, माइक ऑफ कर दो, मैं करवा रहा हूँ, अब शोर आ रहा है। R1, R2, R3, R4, अब ये हो गया, और ये लो जी R4, R5। ठीक है, हमें पता लग गया कि R5 R4 के पैरेलल में है। इसका जवाब आया था 4 टाइम्स 5/9, 20/9। तो कितना आया था? 2.2 2.2 किलो। के। अच्छा, 2.2 के जब R3 से ऐड हुआ तो R3 4 5 ये आ गया 3 5.2। 2.2 इज इक्वल टू 5.2। और फिर वो यस। दोबारा R2 के साथ उसको जब हमने पैरेलल में सॉल्व किया, R2 3 4 5 वो आ गया आपका 2 मल्टीप्लाई बाय 5.2 ओवर 7.2। तो 10.4 डिवाइडेड बाय 7.2 क्या आया था इसकी जगह? 1.44। 1.44 4। के। अच्छा जी, और R इक्वलेंट इस केस में आ गया था 1 प्लस 2.44। 1.44 इज इक्वल टू 2.44 के। ठीक है, अब हमें आई टी निकाल लिया था। आई टी था ये 10 वोल्ट। 10 वोल्ट के साथ हमें जब प्ले किया 10 डिवाइडेड बाय 2.44, तो आई टी हमारा कितना आया था जी? 4.098। 4.098। 4.098 मिली एम्पेयर। अब हमें चाहिए आई टू। हमें क्या चाहिए? I2। आई टू। ठीक है, अब आप लोगों को पता है कि इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन इसके सीरीज में लगकर, ठीक है, R2 के पैरेलल में है। यानी R3 4 5 R2 के पैरेलल में है। तो जो करंट डिवीजन रूल लगेगा वो लगेगा R2 और R3 4 5 के ऊपर। तो हमें I2 चाहिए, तो जिसकी करंट चाहिए होती है उसको छोड़ दो, दूसरी करंट को दूसरी रेजिस्टेंस को ऊपर लिखो। तो R3 4 5 डिवाइडेड बाय R2 प्लस R3 4 5 टाइम्स आई टी। यस सर। R3 4 5 क्या जी? R3 5.22। 5.2, यस फाइव सर। पॉइंट टू और नीचे क्या आ डिवाइड जाएगा? 7.2 7.2। टाइम्स आई टी। आई टी है 4.0। 4.098।
I2 आ रहा है सर 2.96। अच्छा जी, तो यहाँ पर आ गया I2 2.96। 2.96 मिली एम्पेयर, और हमें पता है कि ये करंट डाउनवर्ड है, ठीक है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम है, ठीक है जी। अब यस सर। I2 आ गया केस 1 के साथ। केस 2 क्या है? केस 2 में हमने 5 वोल्ट को मेच्योर रखा हुआ था ना। यस सर। यस सर। लो जी, ये आ गई आपकी R5, R4, R3, R2 और R1। माइक ऑफ कर दे, जब आपको बोलना होता है सिर्फ उस वक्त माइक ऑन किया करो। R1 R2 के पैरेलल में है, तो R12 आ गई 1 times 2 divided by 3, the product of their sum, तो ये आ रहेगा 0.67 के। अब R12 का पैरेलल कॉम्बिनेशन R3 के सीरीज में है, R123 इज इक्वल टू 3 प्लस 0.67 इज इक्वल टू 3.67। इसके बाद हमने क्या किया, R123 का कॉम्बिनेशन R5 के पैरेलल में है, ठीक है जी। तो R1235 वो बराबर है किसके, 3.67 their product or their sum over 8.67, ठीक है। सर ये आया था 2.11। 3.67 times 5 divided by 8.67, 2.11। लो जी, 2.11 आ गया R1235। अब R1235 R4 के सीरीज में है, ठीक है। तो R इक्वलेंट इस केस में आ गया 6.11 के, ठीक है जी। अब IT इस केस में आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 6.11, याद है 5 डिवाइडेड बाय 6.11 यस सर। 0.81 आ गया, 0.81 मिली एम्पेयर। लेकिन IT ये आ गया। अब IT हमारे पास हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हमें चाहिए R2 में से गुजरने वाला करंट। अब गौर से देखिएगा, R4 से निकलने वाला करंट दो रास्तों में जा रहा है। एक रास्ता ये चूज किया, एक रास्ता ये चूज किया, ठीक है जी। ओके, तो अब इसका मतलब R5 इज इन पैरेलल विद R123। तो हमें बेसिकली करंट किसका चाहिए, R2 का। तो R2 का करंट सिर्फ उसी वक्त निकाल सकते हैं जब हमारे पास R123 का करंट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर करंट डिवीजन रूल लगेगा, यहाँ करंट डिवीजन रूल लगेगा, I123 इज इक्वल टू R5, यानी 5 डिवाइडेड बाय I123, R123 की क्या वैल्यू आई है जी, R123 की वैल्यू आई थी 3.6। 3.67। इन टोटल ऐड करेंगे तो 8.67 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 0.81 मिली एम्पेयर। I123 is equal to multiply by
5 divided by 8.67, 0.47 मिली एम्पेयर, 47 ही आएगा, ठीक है जी। 0.47 मिली एम्पेयर हमारे पास करंट आ गया, किसका, I123। अब I123 हमारे पास करंट निकल आया, गौर से देखिएगा, जो यहाँ से करंट आ रहा है, टोटल करंट I123 है, जो कि R3 से गुजरेगा। R3 से गुजरने के बाद दो रास्तों में डिवाइड होगा, एक जाएगा R2 में, एक जाएगा R1 में। जिस तरह मैंने, अगर मैं यहाँ पे दो लाइनें ड्रॉ कर दूं ताकि आपको समझ आ जाए कि जो भी करंट था वो यहाँ से निकला, ठीक है, और वो निकलकर दो रास्तों में डिवाइड हो गया। कहाँ कहाँ गया, R2 में और R1 में। हमें किसका करंट चाहिए, R2 में चाहिए। इसका मतलब I123, उसके ऊपर अगर हम CDR लगाएंगे R1 और R2 के लिहाज से, वी विल बी एबल टू गेट I2, जो हमारा असल टारगेट है। तो सर लेकिन जब ये केस वन में भी तो करंट सर 1 किलो ओहम से होके जा रहा था, मतलब कि हाँ जी, करंट जो रेजिस्टेंस 1 किलो यही ना, ओहम से। आप टोटल देखो ना, यहाँ से करंट आया, टोटल करंट R1 यस में सर। टोटल करंट आया, और दो रास्तों में डिवाइड हुआ। सर और हमारा फोकस इस करंट पे था, इसलिए हम आगे रेजिस्टेंस के करंट में इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन यहाँ पर R2 में आने से पहले ही वो दो रास्तों में डिवाइड हो चुका हुआ है। बात समझ आई? तो कौन से सर दो रास्तों में? हम हम आई आई करो वन अपनी जगह आई तब्दील वन कर ले। और I2। मैं वही बात बता रहा हूँ कि यहाँ पर दो रास्तों में डिवाइड हो चुका हुआ है। I5, अगर देखो सर्किट डायग्राम, I5 और I123 दो रास्तों में पहले डिवाइड हो चुका है, इसलिए यहाँ हम I2 को इस सर्किट पे ऑपरेट नहीं कर सकते। इस सर्किट के साथ हम इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, हमें जो IT में से जो हम माइनस करें I5, और जो बाकी बचने वाला I123 है, वो फर्दर दो रास्तों में डिवाइड होगा। I123 दो रास्तों में डिवाइड हो रहा है। गॉट इट? तो सर 1 2 3, तो जैसे पिछले केस में जो 1 किलो ओहम है वो दो रास्तों में डिवाइड हुआ था, 3 किलो ओहम रेजिस्टेंस में, जो आगे 2 किलो ओहम रेजिस्टेंस में। लेकिन आपने जब I2 अच्छा, निकाला तो तब आपने उसे 3 किलो ओहम के कोरिस्पोंडेंस हाँ, निकाला। ये तो देखो सर मैं वन ये, अच्छा ये देखें मेरा बेटा, अब यहाँ पर आपका जो सवाल है कि सर आपने R2 को R3 के साथ मैनिपुलेट किया है। मैंने R2 और R3 नहीं रखा, R3 4 5 रखा है। यानी इन तीनों रेजिस्टेंसेस को कंबाइन करके, एक रेजिस्टेंस बनाई, वो R2 के पैरेलल में लगाई, और वो पैरेलल रेजिस्टेंस में CDR लगा के मैंने I2 निकाल लिया। तो सर फिर यहाँ पे I13 और R13 और R2 में फिर हम ये कोरिस्पोंडेंस करंट निकालेंगे I2 का। यहाँ पर देखो ना, पहले अब प्रॉब्लम यह है कि R2 तक पहुंचने से पहले सोर्स से R2 तक, देखो ना, यहाँ सोर्स से R2 इमीडिएटली आफ्टर R1 आ जाती है। यहाँ सोर्स से R2 जाते हुए पहले R4 मिलती है, R4 से पहले जब आगे जाओ तो R3 और R5 का पैरेलल कॉम्बिनेशन नजर आ रहा है, और R3 से आगे जाओ तो फिर R2 R1 का पैरेलल कॉम्बिनेशन नजर आ रहा है। तो अब देखो, अगर मैंने R5 के पैरेलल में अकेली R3 तो नहीं है, बल्कि क्या है, R12 का पैरेलल कॉम्बिनेशन इन सीरीज विद R3 इज इन पैरेलल विद R5। तो सर मैं ये कह रहा हूँ, जैसे यहाँ पे R1 से करंट, मतलब यहाँ पे R3 से करंट आ रहा है,
जी आपने कल ये बताया था कि हम ये इसलिए I3 यूज करें क्योंकि करंट I3 से I1 और I2 को मिल रहा है। तो मैं कह रहा हूँ जैसे ये स्टेप वन में 1 किलो ओम से रेजिस्टेंस को होके यहाँ से करंट होके पास होके इन्हें 2 किलो ओम और 3 किलो ओम को रेजिस्टेंस मिल को करंट मिल रहा था, तो यहाँ पे आपने 2 और 3 में कंपैरिजन किया, तो यहाँ पे 2 और हमें 3, ये यहाँ पे तुम गलत बोल रहे हो, सिर्फ ये पॉइंट गलत बोल रहे हो कि ये 2 और 3 ने किया, 2 और 3 4 5 किया, 2 और 3 4 5 किया। मेरे माउस का पॉइंटर देखो, यस सर, यस 2 और 3 4 5 किया, यानी इन सब का कॉम्बिनेशन किया है। वही काम मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। पहले मैंने I5 और I1 2 3 निकाला है, I5 और I1 2 3 निकाला है। अब मेरे पास I1 2 3 निकल आया है। उस I1 2 3 को मैं फर्दर 2 रास्तों में डिवाइड कर रहा हूं। तो सर यहाँ पे फिर R1 और R2 के कोरेस्पोंडेंस करंट नहीं निकलेगा? तो वही बेसिकली हमने R2 का करंट निकालना है ना। यस सर। अगर R1 और R2 के कोरेस्पॉन्डिंग में निकालना चाहो दोनों के निकाल सकता हूं, लेकिन मेरा आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन R1। मेरा इंटरेस्ट सारा है ही R2 के अंदर कि R2 का करंट मैंने निकालना है। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगा, I2 इज इक्वल टू R1 ओवर R1 प्लस R2 टाइम्स I1 2 3। R1 की वैल्यू 1 ओवर R1 प्लस R2 3 टाइम्स R1 I1 2 3 आ गया 0.47। तो 0.47 को डिवाइड किया 3 से, 0.157। बात समझ आ गई कि नहीं आई बेटे को? सर आ गई है, मीन्स के टोटल करंट लेना है। मैं ओके समझ ओके रहा था कि ओके। जो 1 2 है ना, तो सिर्फ 1 2 I1 2 करंट लेना है, I3 साथ में मिलाना। अल्हम्दुलिल्लाह समझ आ गई बात। अच्छा बात यह है बेटा, अब I2 आपके पास आ गया है दूसरे केस के लिहाज से भी, ठीक है। अब केस 3 आपका, केस 3 में अगर आप देखें तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि हमने, जिसकी वजह से सारी ये सर्किट को बनाने की कोशिश की थी, लेकिन टाइम ख़त्म हो गया था। तो 20 वोल्ट R5 R4 R3 R2 R1। अच्छा जी, अब अगर गौर से देखिए R1 R2 के पैरेलल में है तो R12 आ जाएगा 1/3, नहीं, द प्रोडक्ट और द सम 2/3, वो हम पहले निकाल चुके हैं, 0.67 किलो ओहम। R1 2 3 आ जाएगा अगेन यहाँ पर सीरीज में, तो 3 प्लस 0.67 इज इक्वल टू 3.67 किलो ओहम। अब R1 2 3 4, देखो R1 2 3 का जो कॉम्बिनेशन है वो R4 के पैरेलल में आ रहा है इस केस के लिहाज से, ठीक है। R4 इज इन पैरेलल विद R1 2 3, तो R1 2 3 4 इज इक्वल टू 4 टाइम्स 3.67 ओवर 7.67, तो क्या आ जाएगा जी? 1.89 किलो। 7 डिवाइडेड बाय 7.67, 1.91 किलो ओहम। R1 2 3 4 आ गया जी। अब R1 2 3 4 आ गया, तो अब हमें R इक्वल निकालना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 प्लस 1.91 इज इक्वल टू
6.91 के, ये आपका आर इक्वलेंट आ गया। आई टी निकालना है अब हमने। आई टी इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 6.91, ठीक है, प्लस 20 डिवाइड बाय 6.91, ये आ गया जी 2.894। तो आई टी ये आ गया आपके पास। हमारा टारगेट अगेन क्या है, आई टू निकालना। गौर से देखिएगा, हमने इस सर्किट में कन्वेंशनल करंट को फॉलो किया था, और कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करती है, याद है। अगर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करती है तो ये करंट गई इधर, और इधर जाने के बाद फर्दर क्या हुई, एक पाथ उसको ये मिला पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, और फिर एक पाथ उसको ये मिला, ठीक है, और एक पाथ ये मिला। अब अगर गौर से देखिए तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ यहां पर एक पाथ ये आ गया टोटल करंट का, और फिर एक पाथ इसका ये आ गया, और एक पाथ इसका करंट का ये आ गया। अब हम लोग इंटरेस्टेड हैं किसमें, आई टू में। देखो अगर गौर से देखो, यहां पर कंबाइन हो रहा है, हमें ये पता लग रहा है कि R5 में मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा, R5 में मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा। ये पॉइंट गौर से समझने का है, ठीक है, कि देखो एक R5 में करंट गया फर्स्ट लूप का, फिर दूसरे लूप में डिवाइड होने के बाद करंट आया R2 में, R3 से होते हुए वापस कहाँ गया, R5 में, और फिर तीसरे लूप में R1 से होता हुआ, R3 से होता हुआ वापस गया R5 में। अब अगर मैं इसको ऐसे सॉल्व करने लगूंगा तो आप लोग थोड़ा कंफ्यूज होंगे। इसको थोड़ी देर के लिए लेट कर लो, ये तो पता लग गया करंट की डायरेक्शन हमारी अपवर्ड है। R2 में करंट की डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड है। यहां तक बात क्लियर। करंट की डायरेक्शन जो मैंने बताई है उस हद तक बात क्लियर है जी। यस सर। Yes, sir. ओके, तो अब उसके बाद आपने फर्दर ये देखना है कि करंट की डायरेक्शन को उसी तरह लेके चलो जैसे हम करते थे, उससे आपका एनालिसिस करना आसान हो जाएगा। कि R5 में करंट आया, दो रास्तों में डिवाइड हुआ, वो कौन से दो रास्ते हैं, R4 और R123। मैं उसके ऑपोजिट बात कर रहा हूँ, जो वहां पे वो कंबाइन हो रहा है। मैं कहता हूँ यार कि जिस तरह मैं कन्वेंशनल करंट की बात कर रहा था, मैं यहाँ पर अब इलेक्ट्रॉन करंट की बात कर रहा हूँ। तो इलेक्ट्रॉन करंट में यहाँ से करंट निकला, R5 में आया, R5 से दो रास्तों में डिवाइड हुआ, R4 और R123। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे एक दफ़ा CDR लगाना पड़ेगा R4 और R123 के पैरेलल कॉम्बिनेशन, R123 के कॉम्बिनेशन के ऊपर, ठीक है। सर ये दोबारा बता दें, R2 में से हो गए फिर क्या हुआ? अच्छा, जस्ट देखो, मैंने आपको कन्वेंशनल करंट का पाथ बता दिए। एक करंट का पाथ ये है, दूसरा करंट का पाथ ये है, और तीसरा करंट का पाथ ये है कन्वेंशनल करंट का, ठीक है। मैंने ये बात की कि अब कन्वेंशनल करंट से हमें, चूंकि हम कन्वेंशनल करंट को फॉलो कर रहे हैं, हमें ये पता लग गया कि करंट R2 में फ्रॉम बॉटम टू टॉप जा रही है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। करंट की डायरेक्शन पता लग गई हमें, ये बात क्लियर। यस सर। अच्छा, अगली बात मैं ये कर रहा हूं कि एनालिसिस को आसान करने के लिए मैं इलेक्ट्रॉन करंट वर्जन को अगर अपने जहन में रखूं, तो नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन करंट निकली और निकल कर आई R5 में, R5 से फर्दर डिवाइड हुई दो रास्तों में, R4 और R123 का पैरेलल, R123 का
यस सर, लेकिन सर हम I2 कन्वेंशनल करंट के लिहाज से निकालेंगे ना। नहीं, मैंने ये बात की पहले भी, आप लोगों को बता चुका, जब कन्वेंशनल इलेक्ट्रॉन करंट पढ़ी थी शुरू में क्लास में, ये कहा था कि दे आर एग्जैक्टली सेम बट देयर डायरेक्शन इज एग्जैक्टली ऑपोजिट। तो निकालने का तरीकाकार जो इलेक्ट्रॉन करंट का है वही हमारे जो है वो कन्वेंशनल करंट का है, सारा कुछ वही है, क्वांटिटी भी वही आएगी, लेकिन अब वो डायरेक्शन चेंज होगी। तो बस मुझे ये पता लग गया कि यार इसकी डायरेक्शन अपवर्ड है, इसकी डायरेक्शन क्या है, करंट की अपवर्ड है, क्योंकि मैं सर्किट के अंदर हर जगह पर किसको फॉलो कर रहा था, कन्वेंशनल करंट को। तो अब मुझे कन्वेंशनल करंट से पता लग गया कि कन्वेंशनल करंट है तो वो अपवर्ड है, तो इलेक्ट्रॉन करंट क्या होगी, डाउनवर्ड होगी। एनालिसिस करना मेरे लिए आसान हो जाएगा इस तरह से, क्योंकि हम इसके साथ आदी हैं, हमें इस तरह से करना आसान लगता है कि यहां से इलेक्ट्रॉन करंट आई R5 में, R5 से दो रास्तों में डिवाइड हुई। जस्ट अपने जेहन में सिंपल रखो कि ये मैं एक और सर्किट बना रहा हूं ताकि आप लोगों को बात समझ आ जाए। ये मैंने यहां पर उसका बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर रख दिया, ठीक है। तो यहां से अगर करंट निकलती तो दो रास्तों में डिवाइड होनी थी, ठीक है। सर ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम मुझे अब जो मेरी अर्ज पूरी सुन लो पहले, उसके ठीक है बाद सर। ये जो करंट है ये फर्दर दो रास्तों में डिवाइड होनी थी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं उसको सॉल्व करूं, ये इस पूरे सर्किट को, ये जो मैं जहां दायरा लगाया मैंने, कि अगर मैं यहां पे देखूं तो ये क्या हो जाएगा जी, R123 का कॉम्बिनेशन R4 के पैरेलल में है, ठीक है। Yes, sir. अच्छा, अब R123 मुझे I123 चाहिए। I123 इज इक्वल टू R4 डिवाइडेड बाय R123 3.67 प्लस R4 4 है जी, और R4 की वैल्यू भी लिखते हैं 4 टाइम्स IT कितना है 2.89, 4 डिवाइड बाय 7.67 2.89 multiplied by 4 divided by 7.67 1.509 I123 आ गया आपका। अब हमें पता लग गया कि इस पॉइंट तक ये जो करंट है ये I123 है, जो कि 1.509 मिली एम्पेयर है। अब वो फर्दर दो रास्तों में डिवाइड हो रही है, I2 में और I1 में, ठीक है। अब I2 की वैल्यू मुझे चाहिए, I2 इज इक्वल टू R1 ओवर, एक सेकंड बेटा, अच्छा जी। तो बात हो रही थी I123 इज इक्वल टू 1.509 मिली एम्पेयर, ठीक है। और हमें I2 की वैल्यू चाहिए, R1 ओवर R1 प्लस R2 टाइम्स I123। अब R1 की वैल्यू 1 है ओवर 3 मल्टीप्लाई बाय 1.509,
multiply by 1 divided by 3, it becomes 0.503 मिली एम्पेयर। अच्छा, अब अगली यहाँ पर अहम बात जो ये है कि देखो मैंने सारा तरीका वही लगाया जो मैं कन्वेंशनल करंट निकालने का फाइंड करता था, ठीक है, सारा तरीका वही है जो कि कन्वेंशनल करंट का था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो अजम्पशन क्या है कि करंट I2 इज फ्रॉम बॉटम टू टॉप, दैट्स इट, इसमें और कोई बात नहीं है। जी अब्दुल्ला साहब। तो सर अगर I2 कन्वेंशनल करंट के लिहाज से मतलब कि पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव नीचे था, तो ये करंट जाना था R4 से होकर R2 में। नहीं देखो मेरा बेटा, उस उस वक्त भी उस पाथ वही है। देखो ये देखो, अब अगर आप यहाँ पर देखें कि एक करंट यहाँ पे जा रहा है, एक इस पाथ में जा रहा है, कन्वेंशनल करंट, एक करंट इस पास से होके जा रहा है, फिर एक करंट इस पास से होके जा रहा है। अब ये बात चूंकि आप लोगों ने इस तरह से सर्किट को अंडरस्टैंड नहीं किया हुआ, आपको प्रॉब्लम होनी थी समझने में। अब सॉल्व ये भी हो जाएगा, लेकिन आसानी पैदा करने के लिए मैंने कहा कि थोड़ी देर के लिए लेट कर लो कि करंट इलेक्ट्रॉन करंट है और उसकी डायरेक्शन बिल्कुल उसी तरह ही है जैसे मैंने नया सर्किट ड्रॉ करके आपको दिखा दिया। मैंने एक्चुअल रीजनिंग में बता दी कि एक्चुअली हमारा करंट फ्रॉम बॉटम टू टॉप है, लेकिन उस तरह से सॉल्व करने जाओगे तो आप लोग कंफ्यूजन का शिकार हो जाओगे। उसको आसान करने के लिए मैंने कह दिया कि थोड़ी देर के लिए लेट कर लो कि करंट टॉप टू बॉटम आ रही है, तो आपका सर्किट एनालिसिस आसान हो गया। बाकी सारा कुछ वही है, ठीक है। इससे आपके लिए आसानी पैदा हो गई। तो सर हम पेपर में वैसे कन्वेंशनल के लिहाज से सॉल्व करेंगे, अगर बेटा इलेक्ट्रॉन के लिहाज से। जिस तरह मैंने बताया है उसी तरह करेंगे, लेकिन क्या ठीक है करेंगे हम, उसमें हम ये बता देंगे कि ये करंट चूंकि फ्रॉम बॉटम टू टॉप है, तो टोटल करंट जो है हमारी जो है ये करंट जो है इसकी डायरेक्शन डिफरेंट है, ठीक है। तो अब नेट I2 क्या आएगा, नेट I2, ठीक है। I2 पहला करंट क्या आया था I2 की वजह से 2.96 2.96 प्लस दूसरा करंट क्या आया था I2 0.157 0.157, ठीक है। अब 0.157 और तीसरा करंट क्या है I2 का 0.503 मिली एम्पीयर एग्जैक्टली, और ये होगा माइनस में 0.503, यानी पहले दो करंट्स ऐड हुए, तीसरा करंट क्या हो गया उसमें से माइनस हो गया। बस इतनी सी बात थी कि हमारा जो टोटल करंट है वो दो करंट्स का सम और तीसरे से डिफरेंस ले लेंगे उसका, ठीक है। 2.96 प्लस 0.57 माइनस 0.503, 2.96 प्लस 0.157 माइनस 0.503, 2.6। ले जी, ये आपका I2 आ गया। होपफुली आप लोगों को बात समझ आई होगी कुछ। यस सर। यस सर। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब ये हो गया हमारा ये सुपरपोजिशन थ्योरम हमारा कंक्लूड होता है। अब अगला जो हमारा टॉपिक है दैट इज थेवेनिन थ्योरम। अब थेवेनिन थ्योरम क्या कहता है, थेवेनिन थ्योरम ये कहता है जी हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को इस तरह सॉल्व नहीं करेंगे। हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क के साथ लोड को लगाने से पहले देखो अंदर क्या है वो हमें उसकी परवाह नहीं है, हमें देखना है कि हमारे लोड के पास टोटल करंट कितना आ रहा है। थेवेनिन का ज़हन ये है कि हमें सिर्फ लोड के करंट और लोड के वोल्टेज चाहिए। अंदर क्या है, हम उसको
एक बॉक्स में बंद कर लेंगे और बॉक्स में बंद करके उसे एक सिंपली एक रेजिस्टेंस में और एक वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे अभी आपको दिखाता हूँ। कहते हैं थेवेनिन थ्योरम क्या कहता है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, एक से ज्यादा वोल्टेज सोर्सेज लगी हुई हैं उसके अंदर, एक से ज्यादा रेजिस्टेंस लगी हुई है, हमें उससे परवाह नहीं है। हम उस पूरे सर्किट को एक वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विद आ सिंगल रेजिस्टेंस उसमें कन्वर्ट कर लेंगे। रिपीट कर रहा हूं, पूरे सर्किट को एक वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विद आ सिंगल रेजिस्टेंस उससे हम रिप्लेस कर लेंगे। तो थेवेनिन वोल्टेज कैसे निकालेंगे? थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज इज ओपन सर्किट वोल्टेज बिटवीन टू आउटपुट टर्मिनल इन अ सर्किट। अब ये ओपन सर्किट वोल्टेज क्या है? देखो, आउटपुट से लोड को हटाओ, जैसे ये आपके सामने दो एंड टर्मिनल्स नजर आ रहे हैं, ये दो एंड टर्मिनल्स, इसके दरमियान कोई रेजिस्टेंस कनेक्टेड नहीं है। अगर कोई रेजिस्टेंस कनेक्टेड नहीं है तो यहाँ पर जो वोल्टेज अपीयर होंगे, these voltages will be known as open circuit voltage। बात क्लियर? सर आपने कहा कि जो मतलब पूरी सर्किट में वोल्टेज और रेजिस्टेंस होगी, उसे हम रेजिस्टेंस को एक रेजिस्टेंस करके और उसे सीरीज में वोल्टेज के साथ कनेक्ट करेंगे। जितने भी वोल्टेज सोर्स लगे होंगे उन तमाम वोल्टेज सोर्सेज को एक वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना है, यस और सर। जितनी भी रेजिस्टेंस लगी होंगी उनको एक रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करना है, और फिर दोनों यस को सीरीज में कन्वर्ट कर लेना है। अच्छा, अब कौन से वाले, ये जो एक वोल्टेज सोर्स बनानी है ना, ये वो वाली वोल्टेज होंगे जो हमें आउटपुट टर्मिनल के अक्रॉस मिल रहे होंगे, गिवन दैट दीज टू टर्मिनल आर ओपन। सर बात क्लियर? सर आउटपुट मींस के मतलब जो मैं सोर्स अभी है अभी अभी वोल्टेज। अभी 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 मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है? ठीक है थेवेनिन, और दूसरी चीज है दैट थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज अ टोटल रेजिस्टेंस अपीयरिंग बिटवीन टू टर्मिनल इन अ गिवन सर्किट व्हेन ऑल सोर्सेज रिप्लेस्ड बाय देयर इंटरनल रेजिस्टेंस। पहले जब भी हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड किया करते थे नॉर्मल सर्किट में, तो उस केस में हम वोल्टेज सोर्स को किसी चीज से रिप्लेस नहीं करते थे, या करंट सोर्स को किसी भी चीज से रिप्लेस नहीं करते थे। यहाँ पर हमने जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करनी है तो तमाम जो उनकी वोल्टेज सोर्सेज या करंट सोर्सेज हैं उसको हमने क्या करना है, उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करना है। बात समझ आ रही बेटा? सर ये समझ आइए कि मतलब सारी रेजिस्टेंस को एक करके उसे सीरीज में वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्ट एग्जैक्टली करना exactly। अब मैं अगली जो चीज बता रहा हूँ आपको, एक एग्जांपल करते हैं, क्योंकि है। यस एग्जांपल की बात ज्यादा समझ आती है। यस मैंने पहले ये बात की अब इसका थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट हमने निकालना है। ये मैं पेपर पर ड्रॉ कर रहा हूँ। ये 1000 है, R4 की, और R2, R3, 470, 220, और ये भी 1000 की हो गई, और टोटल हो गए 10 वोल्ट। लो जी, अब ये हमारा टोटल ये सर्किट हो गया जिसको हमने सॉल्व करना है, ठीक है? अब इस केस में सबसे पहला स्टेप,
स्टेप नंबर 1 वो क्या जी, रिमूव लोड, लोड को रिमूव करना है जी। ठीक है, अब लोड को रिमूव करेंगे तो क्या होगा, यहां पर हमारा जो टर्मिनल ए और बी है ये ओपन हो गया। ठीक है, अब अगला काम क्या है, ओपन सर्किट वोल्टेज फाइंड करने हैं, ओपन सर्किट वोल्टेज फाइंड करने हैं। अब ओपन सर्किट वोल्टेज पोटेंशियल का डिफरेंस फाइंड करना है इन दो पॉइंट्स के दरमियान। ठीक है, अब अगर गौर से देखो पॉइंट बी तो डायरेक्ट कनेक्टेड है ग्राउंड से, अब और R4 चूंकि ओपन है, जैसे आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि जो रेजिस्टेंस ओपन हो जाती है, जिसका एक एंड ओपन हो जाता है, उसमें चूंकि करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो जितने वोल्टेज इस पॉइंट पर होंगे, ये जो मैंने दायरा भी लगा रहा हूं, जितने वोल्टेज इस पॉइंट पर होंगे उतने ही वोल्टेज पॉइंट ए पर होंगे। यानी R4 के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कोई नहीं होने लगे क्योंकि उसमें करंट का फ्लो नहीं हो रहा। बात क्लियर? यस सर। अब R2 और R3 के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होने हैं, R2 और R3 के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होने हैं, उनका जो कॉम्बिनेशन है, ठीक है, वो अपीयर होगा पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान। तो हमारे पास VOC आ जाएगा, ओपन सर्किट वोल्टेज, जिसे हम VTH बोलेंगे, दैट विल बी इक्वल टू V2 प्लस V3। ठीक है, तो अगर गौर से देखो R4 नेग्लेक्ट हो गई, R4 नेग्लेक्ट हो गई, तो R1, R2 और R3 आपस में सीरीज में है, और सीरीज में वोल्टेज, बोलो भाई, डिवाइड होते हैं। वेरी गुड, सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होते हैं। तो अब यहाँ पर हम वीडिया लगाते हैं, तो वीडिया लगाकर हम क्या कर सकते हैं, V2 निकाल सकते हैं। ये सर, ये जरा जी दोबारा बताते, VOC V2 और V3 के सम कैसे? क्योंकि देखो R2 3 का जो कॉम्बिनेशन है, अब इस पॉइंट और इस पॉइंट के वोल्टेज का डिफरेंस निकालना है। ये जो पॉइंट दो दायरे मैंने जो लगाए हैं ना, जो बबल्स लगाए हैं, यस इन सर। दो पॉइंट्स का वोल्टेज का डिफरेंस निकालना है, और इन दो पॉइंट्स के दरमियान दो रेजिस्टेंसेस आ रही हैं। इसलिए यस क्योंकि दो रेजिस्टेंस आ रही है, इसलिए इन दोनों रेजिस्टेंस के वोल्टेज के कॉम्बिनेशन को फाइंड करेंगे हम। ठीक है। फिर हमें V2 भी निकालना पड़ेगा और V3 भी निकालना पड़ेगा, और V2 इज इक्वल टू, अब हमें पता है कि, अच्छा अगर डायरेक्ट भी निकालना चाहे तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। V23 इज इक्वल टू R2 प्लस R3 ओवर R1 प्लस R2 प्लस R3 मल्टीप्लाई बाय सोर्स वोल्टेज। तो R23 की वैल्यू क्या है भाई, ऊपर लिखी हुई है 470 प्लस 200, 280 मेरे ख्याल में, कंफर्म कर लेना चाहिए। 220, 470 प्लस 220 ओवर 1000 प्लस 470 प्लस 220 मल्टीप्लाई बाय VS। VS की वैल्यू क्या है, 10। लो भाई, ये आ गया कैलकुलेटर, 470 प्लस 220, 690 आ गया जी।
और प्लस 1000, 1690 मल्टीप्लाई बाय 10, 690 डिवाइडेड बाय 1690 मल्टीप्लाई बाय 10, ये आ गया जी V23 is equal to 4.08 volt. अब V23 is equal to VOC is equal to VTH. थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज हमारा निकला है। ठीक है जी। ये हमारे VTH निकला है, दैट इज इक्वल टू 4.08 वोल्ट। अब अगली चीज है इसकी RTH निकालना, थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना। ठीक है जी। अब थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस पूरे सर्किट के अंदर जितनी वोल्टेज सोर्सेज हैं वो सारी की सारी रिमूव करनी पड़ेंगी और उनको उनकी इंटरनल रेजिस्टेंस से शो करवाना पड़ेगा। ठीक है। अब यहाँ पर एक ही वोल्टेज सोर्स है, चूंकि आसान वाला न्यूमेरिकल है अभी फिलहाल, उसकी वोल्टेज सोर्स की इंटरनल रेजिस्टेंस आइडियली 0 होती है, तो इसलिए क्या होगा, ये 1000, 470 और 220 और फिर 1000। अब पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान हमने टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करनी है इस पूरे सर्किट की। अब हमें पता है 470 और 220 तो एक दूसरे के सीरीज में है, इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन इस 1000 के पैरेलल में हो जाएगा, चूंकि अब ये शॉर्ट हो चुका हुआ है। ठीक है। तो यहां पर R123 आ जाएगा जी 1000 टाइम्स देयर प्रोडक्ट और देयर सम, 470 प्लस 226 90 ओवर 1690, R123 आ गया। तो आपके पास आ गया जी ओके 1000 मल्टीप्लाई बाय 690 डिवाइडेड बाय 1690, R123 आ गया जी 408.2 ओहम, 0.28 कर लो जी। अच्छा, अब R123 आ गया, R123 निकाल लिया। अब R4 के साथ ये सारा सर्किट क्या हो गया जी, सीरीज में है। तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 408.28 प्लस 1000, इट बिकम्स 1408.28 ओहम। ये R इक्विवेलेंट आ गया बाय रिप्लेसिंग वोल्टेज सोर्स विद इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है जी। अब आपके पास दोनों चीजें आ गई, ओपन सर्किट वोल्टेज भी आ गए और ओपन सर्किट वोल्टेज भी आ गए, और क्या आ गया जी, साथ ही हमने टोटल रेजिस्टेंस भी फाइंड कर ली सर्किट की। अब ओपन सर्किट वोल्टेज को एक वोल्टेज सोर्स की शक्ल में लिखो, और उसको नेम असाइन करो VTH, दैट इज 4.08 वोल्ट। ठीक है। और जो आपकी R इक्विवेलेंट आई है उसको नाम दो RTH का। सर ये TH क्या है, TH का क्या मतलब है? थेवेनिन आप लोगों को जो टॉपिक शुरू कराते हुए बताया था, थेवेनिन थ्योरम पढ़ रहे हैं हम, तो थेवेनिन का TH। ठीक है जी।
वो कहता है कि पूरे कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को हमने क्या किया, एक रेजिस्टेंस में और एक वोल्टेज सोर्स के साथ कन्वर्ट कर दिया, जो कि आपस में सीरीज में कनेक्टेड है। अब वापस क्या करेंगे, हम अपने लोड को कनेक्ट कर देंगे। तो बात क्लियर? यस सर। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये कहता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को एक सिंपल रेजिस्टेंस में और एक वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। अब आपसे सवाल है, एक सवाल ये है कि अगर इस कॉम्प्लेक्स नेटवर्क में एक से ज़्यादा वोल्टेज सोर्सेज होती तो हमें इस सर्किट तक आने के लिए और कौन सा थ्योरम इस्तेमाल करना पड़ना था? अगर एक से ज़्यादा वोल्टेज सोर्स होती तो थेवेनिन थ्योरम का इक्विवेलेंट सर्किट बनाने के लिए हमें कौन सा और दूसरा थ्योरम इस्तेमाल करना पड़ना था? सर वो सीडीआर। नहीं जी, सुपरपोजिशन थ्योरम। सर ये जो पहले अभी पढ़ा है वो वाला थ्योरम। हाँ जी, सुपरपोजिशन थ्योरम के जरिए से हमने क्या करना था, दोनों वोल्टेज इफेक्ट, दोनों का इफेक्ट निकाल कर तो ओपन सर्किट वोल्टेज निकालने थे, इस पॉइंट के वोल्टेज निकालने थे। अब वो इस पॉइंट के वोल्टेज कैसे निकलने थे, जब हम इन ब्रांचेस का करंट निकाल लेते, उन ब्रांचेस को फिर करंट इसे मल्टीप्लाई करते और फिर इसे वोल्टेज निकालने थे। वो एक लंबी स्टोरी है, तो अभी फिलहाल आपके लिए इतना ही है कि अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क हो, उसको हम एक वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विद अ सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकते हैं, और उससे फिर क्या होगा, हमारा एनालिसिस आसान हो जाएगा। लोड रजिस्टर के क्रॉस अब आपको करंट निकालनी हो, आप निकाल सकते हैं। लोड रजिस्टर के क्रॉस अगर आपको वोल्टेज निकालने हो, यू कैन इजीली कैलकुलेट। आई होप सो आप लोगों को बात समझ आई होगी। यस सर। सर ये सीडीआर क्या है, ये थोड़ा दोबारा बता दें। करंट डिवीजन रूल, यस। कि जिस वो हमने इसको बकायदा पैरेलल सर्किट में पढ़ा था ना, करंट डिवाइड होती है। तो वो कहा था कि दो रेजिस्टेंसेस को हमने कोई फार्मूला बना लिया था, है वही पैरेलल का फार्मूला। दो रेजिस्टेंसेस के जरिए हमने क्या किया था कि उसके ऊपर कहा कि अगर हमने जिस रेजिस्टेंस का करंट निकालना उसको छोड़ दो, दूसरी को लिख लो और नीचे उन दोनों का सम लिख लो और मल्टीप्लाई बाय टोटल करंट, दैट इज करंट डिवीजन रूल। सिंपल अल्फाज मैंने आपको बता दिया जी बेटा। कोई और बात? नो सर। तो आज हम ये कंक्लूड करते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने ये जो बुक की एग्जांपल्स हैं या और एक्सरसाइज क्वेश्चन है, मैं आप लोगों को एंड पे एज दूंगा अपना बतौर असाइनमेंट भी। आप उनको देखें और उसमें जो प्रॉब्लम्स आते हैं उसमें से तलाश करके मुझे क्वेश्चन करें, इंशाल्लाह वी विल सॉल्व दैट। ठीक है जी। कहाँ से लेकर कहाँ तक? अभी मैंने अभी स्पेसिफाई नहीं किए आप लोगों के लिए, जस्ट आप अभी इसको रिव्यू करें और जो प्रॉब्लम है फाइंड आउट करके तो उसको डिस्कस करें मेरे साथ। सर ये चैप्टर 8 अपलोड है कि नहीं उधर? ये अपलोडेड है बेटा, हर चीज अपलोड। ओके और सर। वहाँ पे मैं इस गूगल क्लासरूम में भी डाल देता हूँ, ठीक है? यस सर। ओके जी, अपना ख्याल रखिए। ओके सर। ओके सर, अल्लाह हाफिज। चलो एक मिनट में कंटिन्यू वहाँ कर लूँ। ये यस सर। ये एक मैंने शीट बना ली। ओके, आई थिंक ये बन चुकी है। जो लोग आपकी इस मीट में मौजूद हैं, ऑटोमेटिकली आपकी अटेंडेंस लग चुकी है। ये एक मिनट जब ये मुकम्मल हो जाएगी ये जो शीट, तो उनकी अटेंडेंस मार्क हो जाएगी। इट इज टेकिंग टाइम, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा सा अटेंडेंस का भी टाइम लगना चाहिए। तो मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, बाकी तो हमारा काम मुकम्मल हो ही गया।